नमस्कार बच्चों, मैं हूं जीवन सर। और इस बार एक अच्छी बात यह है कि मैंने द गुरु पर पहली बार एएनएम जीएनएम क्लासेस शुरू की है। और आप हमारे क्लासेस को देखें तो आपको खुद पता चला होगा कि कितने सारे क्वेश्चन इस बार लड़ गए। ये एक बहुत अच्छी बात है। यदि कोई पहली बार क्लासेस लेता है और इतना क्वेश्चन लड़ जाता है तो ये इसको कम मत आंकिए। उसी क्रम में परीक्षा हुआ कल 29 तारीख को जीएनएम का, तो उसका मैं बायोलॉजी का आंसर की जारी कर रहा हूं। आप मिला लो कि आपका कितना नंबर आ रहा है। अभी मैं इसमें क्या कर रहा हूं, डी नंबर का सीरीज हमारे पास क्वेश्चन लगा है जो मुझे मिला है एक बच्चे का, उसी से बना रहा हूं। आपको क्या करना है कि आप क्वेश्चन के हिसाब से अपने वाले में टिक लगा लीजिएगा। क्वेश्चन सबका सेम है, सिर्फ नंबर अलग है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये रहा डी सीरीज। आप फिर से मैं बताता हूं, आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चन के हिसाब से मिलाना। हो सकता है आपका सीरीज ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी है तो सेम टू सेम। देखिए, मान लीजिए कि मैं 91 नंबर में जो सवाल पढ़ूंगा, हो सकता है आपका 101 नंबर में हो, तो आप उस हिसाब से टिक लगाइएगा। समझ गए बात को? चलिए शुरुआत करते हैं। यहां देखिए 91 नंबर में कह रहा है कि किस प्रकार के पेशीय संकुचन बोलस को अन्न प्रणाली के नीचे ले जाते हैं। आप आज मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, आज मैं डिस्कशन के बिल्कुल मूड में नहीं हूं। इसका सही आंसर होगा बी, ताकि आप भी फटाफट से मिला ले। इसका आंसर क्या होगा? बी, क्रमांक पूछन के द्वारा। 92 नंबर में कह रहा है कि मेडुला में उल्टी केंद्र द्वारा कौन सी प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रित होती है। तो आप देख लीजिए, आपका तो मैच कर गया आंसर। आप खुद देखिए, मेडुला में उल्टी है और यहां पर भी उल्टी करना, तो बिल्कुल आंसर हमारा हो गया सी। प्रोटीन और कैलोरी की एक साथ कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो मेरास्मस नामक बीमारी होती है। अगला सवाल है 94 नंबर का कि एक स्वस्थ व्यक्ति में अनुमानित ग्लोमेरुलर निस्यंदन की दर कितनी होती है? तो ये होती है 125 मिलीमीटर पर मिनट। 125 मिलीमीटर पर मिनट होती है। नेक्स्ट है कि थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। एंजियोटेंसिन 2 एड्रेनल कॉर्टेक्स में क्या उत्तेजित करता है? तो आप देखेंगे तो ये होता है कॉर्टिसोल। क्या होता है? एक सेकेंड, कॉर्टिसोल नहीं होता है, एल्डोस्टेरोन रिलीज करता है। एल्डोस्टेरोन रिलीज करता है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि बायोलॉजी के क्वेश्चन थोड़ा अलग हटके आए हैं, तो ये आयोग को नहीं करना चाहिए। आयोग ने कहा था कि मैं मैट्रिक लेवल तक का पूछूंगा, और ये सब जो सवाल आप देख रहे हैं ना, ये इंटर लेवल के हैं। तो ऐसा किसी भी आयोग को नहीं करना चाहिए। जो सिलेबस जारी किया जाता है वही करना चाहिए। तो आप क्या मेरी इस बात से सहमत हैं? तो हाँ या ना में कमेंट देंगे। अगर मेरी बात से सहमत है, आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि ऐसा कभी और किसी एग्जाम में नहीं होना चाहिए। 95 का हो गया, तो 96 का देखिए, कह रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस में एंजाइम इन्वर्टेज की क्या भूमिका होती है। देखते हैं क्या भूमिका होती है, आप देख लीजिए। ग्लाइकोलाइसिस में एंजाइम इन्वर्टेज की जो भूमिका होती है वो होती है सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदलना। क्या होगा? सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदलना, ये इसकी भूमिका होती है। 97 का क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरोप्लास्ट के भीतर झिल्लीदार प्रणाली के प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका जो कार्य है वो है प्रकाश ऊर्जा को फंसाना और एटीपी और एनएडीएचपीएच का संश्लेषण करना। यही इसका सही आंसर होगा। अब यहां देखिए 98 नंबर में कि श्वसन भागफल यानी आर क्यू क्या है? खपत की गई ऑक्सीजन की विकसित कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात। तो इसका सही आंसर होगा आपका 98 का सी, विकसित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को खपत की गई ऑक्सीजन की मात्रा से विभाजित किया जाता है, ये वाला आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 99 में कह रहा है कि सबसे पहले किसने देखा कि कैनरी घास के कैलियोप्लाटिल्स प्रकाश की ओर बढ़कर एक तरफा रोशनी का जवाब देते हैं। तो ये पूछा है किसने देखा था?
तो देखिए जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन बनाया है, मुझे भेजा है, उसका बिल्कुल सही है चार्ल्स डार्विन, उसने सही मारा है। अब यहाँ है अगला सवाल कि चावल के पौधों में कौन सी बीमारी फफूंद जनित रोग जनक गिबरेला फुजीकुरोई के कारण हुई और जिसके कारण गिबरेलिक एसिड की खोज हुई। तो ये है आपका आंसर होगा 100 का सी, यानी बकाने मूर्ख अंकुर रोग। क्या होगा? बकाने मूर्ख अंकुर रोग होगा। इसका सटीक आंसर होगा बकाने मूर्ख अंकुर रोग। चलिए अगले सवाल की ओर चलते। अगला सवाल है कि मृत पौधों और जानवरों के कार्बनिक नाइट्रोजन के अमोनिया में अपघटन के लिए क्या शब्द है? तो इसको क्या बोलते हैं? नाम से देखिए ना आप, अमोनिया से अमोनीकरण, क्या कहलाएगा? अमोनीकरण। ये इसका आंसर सी होगा। अब अगला है किस प्रक्रिया में अमोनिया अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके ग्लूटामिक एसिड बनाता है? 102 नंबर कह रहा है, तो ये होगा आपका रिडक्टिव एनिमेशन। ये बिल्कुल सही है। यहां देखते हैं अगला सवाल कि पौधे मुख्य रूप से मिट्टी से खनिजों को कैसे अवशोषित करते हैं? आप देख लीजिए कि खनिज तथा जल लवण ये तो जड़ों द्वारा ही ना अवशोषित किया जाता है। इसका आंसर बी होगा। 104 का ये है कि इंगेनहॉज के प्रयोग में जलीय पौधों के हरे भागों के चारों ओर बने छोटे बुलबुले का क्या हुआ? तो देखिए जो बुलबुले थे वो ऑक्सीजन बन करके उड़ जाते हैं हवा में, तो ये ऑक्सीजन के रूप में पहचाना गया। क्या कहलाया गया? ऑक्सीजन। तो 103 का भी बी हो गया और 104 का भी बी हो गया। और बाद में मैं आपको अंत में एक डाटा दूंगा, और जो मेरे उस वीडियो को देखे होंगे कि मैंने कहा था कि अगर तुक्का भी लगाना हो तो कैसे लगाएं, वो आप देखेंगे कि मेरा एनालिसिस कितना सटीक आया है। अभी 105 का देखिए, ग्लूकोज को पायरुवेट एसिड में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहलाती है? ग्लाइकोलाइसिस। आज डिस्कशन नहीं होगा और सिर्फ आंसर बताऊंगा, वो भी कोई लंद फंद के साथ नहीं, सीधा सटासट आंसर। तो ये रहा अगला सवाल कि 106 नंबर का कि गुर्दे की खराबी के कारण रक्त में यूरिया के संचय से क्या स्थिति उत्पन्न होती है? तो रक्त में अगर यूरिया जमा हो जाएगा ना, तो जैसे गुर्दा मतलब किडनी होता है, तो अगर किडनी खराब हो जाए और गुर्दा यानी हमारा किडनी में यूरिया की अगर कमी हो जाती है, यूरिया का फिल्टर होता है रक्त से, अगर वही आपका खराब हो जाए तो आपके शरीर में यूरेमिया की बीमारी एक, देखिए रक्त में यूरिया की बढ़ने की मात्रा को यूरेमिया कहते हैं, वो वाला पोजीशन हो जाएगा। तो 106 का बी नंबर। अब 107 का कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर के वजन में मांसपेशियों का योगदान कितना परसेंट होता है? तो ये 40 से 50% होता है। कितना होता है? 40 से 50%। अब 108 का आप देख लीजिए। 108 का कह रहा है कि माइलिनेटेड तंत्रिका तंतु आमतौर पर निम्नलिखित में से किसमें पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं रीढ़ एवं कपाल तंत्रिकाओं में। रीढ़ एवं कपाल तंत्रिकाओं में। अगला कह रहा है कि उस जंक्शन को क्या कहते हैं जहां एक तंत्रिका आवेग एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में संचारित होता है? तो इसे हम कहते हैं सिनेप्स। रुकिए एक मिनट, नहीं, हाँ सिनेप्स ही कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं इसे। सिनेप्स कहते हैं। बिल्कुल सही, इस बच्चे ने जो भी मारा बिल्कुल सही मारा है। ठीक है, अब 110 का देखते हैं। तो कह रहा है कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों की वृद्धि और उसमें दूध के निर्माण को नियंत्रित करता है? तो ये है प्रोलैक्टिन, है ना। अब इस तरह मोटा मोटी अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते तो दूध में क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। तो देखिए प्रोलैक्टिन, ऐसे करके भी आप निकाल सकते थे इसका आंसर। अब 111 का कह रहा है कि कौन सा ऑक्सिन, ऑक्सिन पहले जान लीजिए ऑक्सिन क्या होता है। पादप हार्मोन होता है ऑक्सिन, जो वृद्धि इसमें बढ़ाता है पौधों में। तो कौन सा ऑक्सिन सबसे पहले मानव मूत्र से अलग किया गया? तो मानव मूत्र से कुछ ऑक्सिन अलग किए गए हैं, वो
कौन से ऑक्सीजन है, ये पूछा जा रहा है 111 में। तो ये सबसे पहले एडोल 3 एसिटिक एसिड यानी AA, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा है आहार नली की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो आहार नली की सबसे बाहरी परत जो है वो है सेरोसा। क्या है? सेरोसा है। ये सेरोसा है। करा कि 113 नंबर में आपसे पूछ रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मैंने कई सारे वीडियो में आपको ये भेजा हुआ है, और अगर मैंने स्टेटस में भी लगाया, व्हाट्सएप में भी लगाए और चैनल में भी डाले हैं। जिसने देखा होगा ना, ये सब क्वेश्चन उसने छोड़े नहीं होंगे। ये है यकृत। सबसे बड़ी अंतःस्रावी पूछेगा तो हो जाएगा आपका थायराइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 114 में सवाल है आपका कि कौन सी संरचना ग्रहणी में सामान्य हेप्टो अग्नाशयी वाहिनी के ओपनिंग की रक्षा करता है? तो 114 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑडी स्फिंक्टर। क्या कहलाता है उसको? ऑडी स्फिंक्टर कहते हैं उसे। 115 का कहा कि मुख गुहा का यानी मुंह का 2 कार्य। तो मुंह में क्या करते हैं? हम चबाते हैं और निगलते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। 116 का देखिए, वह पहला वैज्ञानिक कौन था जिसने यह प्रदर्शित किया कि पौधों को मिट्टी के बिना एक निश्चित पोषक घोलक में उगाया जा सकता है? तो ये वैज्ञानिक थे जूलियस वॉन सैक्स। जूलियस वॉन सैक्स थे। और 117 का है कि कौन से तत्वों को सूक्ष्म पोषक तत्वों या ट्रेस तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस। देखिए यहाँ कहना सा आ रहा है कि सूक्ष्म पोषक तत्व इनमें से कौन कौन है। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों में है आयरन, मैंगनीज और कॉपर। आयरन, मैंगनीज और कॉपर। अगला है पौधे में से कौन से तत्व मुख्य रूप से पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन से प्राप्त होते हैं? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन मिलेगा, और हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन भी मिलेगा, और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन भी मिलेगा। ये तो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ था। तो इस बच्चे ने बिल्कुल सही मारा है आंसर। 119 का है, अब आंसर देखेंगे, पौधों के खुलने और बंद होने में कौन सा पोषक तत्व? तो ये है पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम। अगर ये कहता है क्लोरोफिल में कौन सा पाया जाता है तो मैग्नीशियम हो जाता है, आंसर डी। और इस वीडियो का आखिरी सवाल कि कौन सा पोषक तत्व कोशिका झिल्ली, न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड का एक महत्वपूर्ण घटक है? तो ये है फास्फोरस। देखिए है ना, ये क्या है? फास्फोरस है। तो आप बताइए कि कैसा लगा आज का क्लास आपको। हमने आपको सटीक एनालिसिस कर दिया बायोलॉजी का। अगर दूसरे भी चाहिए तो मैं दूसरे पर भी बना रहा हूं। तो बायोलॉजी का हमने कर दिया, अब मैं फिजिक्स का, और आज ही सारे मिलेंगे। क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता तो हम छोटा पार्ट पार्ट करके आपको दे रहे हैं। आप बायोलॉजी का मिला लीजिए, एक भी इधर उधर नहीं गया। आप हमें कमेंट, देखिए आप अच्छे बच्चे की तरह हमें कमेंट कर देना कि आपके कितने नंबर्स आ गए, 30 में से कितने आए। तो इस अच्छा एक जानकारी में देने वाला था। तो अगर आपने एनालिसिस किया होगा तो हमारी बातों को ध्यान से देखिएगा। हमने कहा था कि जब भी तुक्का मारना हो तो बी या सी को मारना, बी या सी को। तो अब मैं डाटा बताता हूं, आप चौंक जाएंगे। ए पूछा, ए आंसर आया 30 में से 3 बार। बी आंसर आया, बी ऑप्शन आया 14 बार। सी ऑप्शन आया 13 बार, और डी आया ऑप्शन 1 बार। अब आप खुद बताइए कि मैंने जो कहा था वो सही हुआ कि नहीं हुआ। जिन बच्चों ने बीसी मारा होगा उसने तो 50% ऑलरेडी जीत लिया, क्योंकि उसके जीतने का चांसेस ज्यादा हो गया, क्योंकि नेगेटिव था नहीं। तो हमने कहा था बी या सी मारना। और देखिए कि अगर आप एनालिसिस करें तो बी 14 बार और सी 13 बार आया। तो शिक्षकों का कहना मानो। अगर हम कह रहे हैं कमेंट करो तो कमेंट करो, मैं देखना चाहता हूं कि क्या गड़बड़ी रह गई। अगर मैं भी क्वेश्चन जारी करता ना तो मैं कभी भी ए ऑप्शन नहीं देने का प्रयास करता। ठीक है, और डी तभी मारना है जब इनमें से सभी हो। चलिए मिलते हैं जल्दी से अगले वीडियो में। तब तक आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, और कमेंट जरूर करो
कि कितने आए, तब मैं आपका आकलन कर पाऊंगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। फिर मैं जारी करूंगा कट ऑफ। ठीक है, तो पहले आप लोग कमेंट करो